3 सितंबर 2025 चीन ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाली। इसमें एक से एक बढ़कर नए हथियारों की प्रदर्शनी लगी, नई आईसीबीएम लॉन्च कर दी गई, ऐसी मिसाइल्स दिखाई गई जिनमें चीन अपना परमाणु बम लगाकर पूरे अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को आसानी से निशाना बना सकता है। नए वॉर रूम की झलकियां भी आयोजन में दिखाई दी और पहली बार चीन ने अपनी इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स दुनिया को दिखाई। इसमें कटिंग एज क्लाउड कंप्यूटिंग व्हीकल्स, डिजिटल इंटेलिजेंस सिस्टम्स और एयर ग्राउंड नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स दिखाए जा रहे थे। यानी चीन दुनिया को यह भी बता रहा था कि आधुनिक वॉरफेयर में भी हम किसी से कम नहीं हैं। मई महीने में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तब चीन इसी नई तकनीक के इस्तेमाल से भारत के एक्शन पर लाइव अपडेट्स पाकिस्तान को बता रहा था। खैर, ये सब प्रदर्शनी हो क्यों रही थी? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जापान सिर्फ अमेरिका से नहीं हारा था, चीन ने भी उसे हराया था। कौन सा चीन? वो चीन जिस पर सरकार कुओं में तांग के चलती थी। ये थे नेशनलिस्ट। 1929 से 1949 तक चीन पर कुओमितांग का शासन रहा। कुओमितांग की कम्युनिस्टों से बनती नहीं थी, लेकिन जब 1937 में युद्ध शुरू हो गया, तब जापान का हमला चीन पर भी हुआ। ऐसे में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट साथ आए और जापान से लड़े। कम्युनिस्ट जान गए थे कि ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा और जब भी लड़ाई खत्म होगी तब उन्हें कुओमितांग से भी लड़ना है। इसलिए कम्युनिस्टों की सेना यानी कि पीएलए इसका एक बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा को बचाए रखता है एक फ्यूचर वॉर के लिए। दूसरी तरफ कुओमितांग अमेरिका के सपोर्ट से पूरी ताकत से लड़ रही थी, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल का सवाल था। 1945 में जापान के सरेंडर के साथ लड़ाई खत्म हो गई। कुओमितांग के शासन वाला चीन जीत गया। अब जापान का समाधान तो हो गया, तब कुओमितांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच फिर से गृह युद्ध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने चीन की बहुत मदद की थी, लेकिन 1947 में उसने ये मदद बंद कर दी। इसके बाद कुओमितांग सरकार की सेना पूरी तरह लड़खड़ा गई। वैसे भी बहुत वेयर आउट हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ते लड़ते। ये एक बड़ी वजह थी, अकेली नहीं थी, बड़ी वजह थी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बढ़त मिली और अंततः 1949 में नेशनलिस्ट फॉर्मोसा द्वीप भाग गए और वहां जाकर रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, आरओसी या ताइवान जिसको कहते हैं। तो चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध जीता तो था, लेकिन ताइवान वाले चीन ने, न कि कम्युनिस्टों द्वारा स्थापित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। लेकिन जैसा कि बुजुर्गों ने बताया है, सक्सेस हैज मेनी फादर। सफलता को अपनाने वाले 50 होते हैं। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार को सेलिब्रेट कर लेता है। चलता है, सब कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब एक प्रति आख्यान भी है। अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में बहे चीनी खून के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जापान को हराया किसने। आम चीनी ही सैनिक बनकर लड़े, चाहे कुओमितांग की फौज में, चाहे पीएलए में। तो जापान पर जीत को मनाने का चीन को पूरा हक है। लेकिन जिस तरह से इन परेड्स में ये मैसेजिंग की जाती है कि चीन था, चीन है और चीन रहेगा, वो मैसेज इतना भी सीधा सिंपल नहीं है, उसमें लेयर्स हैं। इसलिए हमने आपको कुओमितांग और पीएलए वाली कहानी बताई। खैर, जापान की हार को हो गए हैं 80 साल और इस मौके पर चीन ने एक बड़ी परेड कराई और उसमें अपने अजीज दोस्तों को बुलाया भी। कौन कौन दोस्त थे चीन का अजीज? रूस से पुतिन, पाकिस्तान से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, और नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन। ईरान से मसूद पेजेश्कियान भी आए, बाकी लोग भी थे। बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया वहां बुलाया गया था, पत्रकार थे और सरप्राइजिंगली लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी। वायरल तस्वीरों में आपने किम, पुतिन और जिनपिंग को देख ही लिया होगा और उनके पीछे पेजेश्कियान भी आपको दिखेंगे। चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के इस गठबंधन को शॉर्ट में क्रिंक कहा जाता है, CRINK। और मिलिट्री परेड के बाद इसी क्रिंक की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। पर क्रिंक नेटो या SCO की तरह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत भी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन वो इतना कमजोर भी नहीं है कि उसे इग्नोर कर दिया जाए। ऊपर से क्रिंक देशों के साथ वेस्ट और खास तौर पर अमेरिका का पंगा चल रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर यूएस बॉम्ब कर चुका है, चीन पर टैरिफ लगा चुका है, यूक्रेन जंग में उसको हथियार दे रहा है रूस के खिलाफ, और नॉर्थ कोरिया पर तो सालों से अमेरिकी प्रतिबंध हैं। और आप सोचिए, यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन आया है? नॉर्थ कोरिया के सिपाही भी। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट जानते हैं कि अगर क्रिंक एक साथ आ जाते हैं तो मुश्किल बड़ी हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। इसलिए उन्होंने इसे एक्सिस ऑफ अपहीवल नाम दिया है। हमने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तो सुना है, जिसमें ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हुती लड़ाकों के गुट शामिल हैं जो फिलिस्तीन पर इजराइल के अवैध कब्जे का विरोध करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं।
पर एक्सिस ऑफ अपहीवल एक नया टर्म समझ आता है। अपहीवल का हिंदू तर्जुमा होता है उथल पुथल। आइडिया यह है कि एक्सिस ऑफ अपहीवल मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में उथल पुथल पैदा करेगा। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर क्या कहता है कि अमेरिका दादा है, उसके सबको सुननी है, ये इसको चेंज करना चाहते हैं। इसलिए जब ये परेड खत्म हुई तब डोनाल्ड ट्रंप का भी चीन पर तंज कसते हुए ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट आ गया, जिसमें उन्होंने शी को परेड की बधाई देते हुए कहा कि पुतिन और किम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना, क्योंकि आप लोग तो मिलकर मेरे खिलाफ ही साजिश रचेंगे। अमेरिका के खिलाफ लिखा था। अब ट्रंप तो इस आयोजन से चिढ़े हुए दिख रहे हैं। क्या ये आयोजन वाकई इतना असरदार था कि अमेरिका को इससे चिंता करनी चाहिए? चीन ने इस आयोजन में कौन कौन से नए हथियार दिखाए और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आज के शो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। जापान और चीन अतीत में 2 बार भिड़ चुके हैं। पहली बार 1894 में ये लड़ाई कोरिया प्रायद्वीप को लेकर हुई थी। जापान उसे अपने प्रभाव में करना चाहता था और चीन उसे अपने प्रभाव में चाहता था। इस लड़ाई में चीन हार गया। उस समय जापान एक बड़ी शक्ति भी हुआ करता था, चीन उसके मुकाबले बहुत कमजोर था। फिर दूसरी बार इन दोनों देशों की भिड़ंत हुई 1937 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। असल में इसे आप दूसरे विश्व युद्ध का एशियाई मोर्चा भी समझ सकते हैं। हुआ ये कि जापान ने चीन के उत्तर पूर्वी इलाके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। बस इसी कब्जे को खत्म कराने के लिए लड़ाई शुरू हुई। पर यह दूसरे विश्व युद्ध की बात है, तो कई और प्लेयर इस लड़ाई में शामिल हुए और फिर अगस्त 1945 में जो हुआ वो सब जानते हैं। अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराए और जापान ने सरेंडर किया। चीन भी इस जीत का श्रेय लेता है, हमने पहले भी बताया, क्योंकि मंचूरिया का कब्जा उसने खत्म करवाया था। पर यह बात भी 100% सच है कि जापान को कमजोर करने में अमेरिका का हाथ बड़ा था चीन से। तभी तो 3 सितंबर को ट्रंप ने जिनपिंग पर तंज कसने से पहले लिखा, उम्मीद है कि आप जापान को हराने में अमेरिकी सैनिकों की शहादत को भी याद कर रहे होंगे परेड के दौरान। खैर, इसी जीत के 80 साल पूरे होने पर जिनपिंग ने यह भव्य आयोजन करवाया। इसका जो पीआर हुआ है वो आप आज के इंटरनेशनल मीडिया में देख सकते हैं। जिनपिंग की हीरोइक पिक्चर्स हर जगह छिपी मिल जाएंगी। एक फोटो हम दिखाते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें जिनपिंग के अगल बगल पुतिन और किम जोंग उन हैं। पीछे दुनिया के दूसरे मेहमान हैं। जिनपिंग को छोड़कर सबने लगभग एक सा कोट पैंट पहना है, बस जिनपिंग अलग ड्रेस में नजर आ रहे हैं। इस ड्रेस को कहते हैं माओ सूट। चीन के राष्ट्रपिता समझे जाने वाले माओ जेडोंग इसे पहना करते थे। चीनी राष्ट्रपति खास मौकों पर इसे पहनते हैं। डिप्लोमैटिक यूनिफॉर्म की तरह इसका इस्तेमाल होता है। ये भी संकेत दिया जाता है कि चीन का राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्र का मुखिया नहीं है, वो चीन के सेनाओं की भी कमान रखता है अपने पास, जिस तरह माओ के पास थी। पर सिर्फ फोटोबाजी तक ही इवेंट सीमित नहीं था। तरह तरह के हथियार दिखाए गए इसमें। कौन कौन से आप नोट कीजिए, हम पूरी लिस्ट नहीं दे सकते हैं, कुछ बड़े हथियारों के बारे में बता रहे हैं। मिसाइल जैसे डोंगफेंग 61, जिसे DG-61 भी कह रहे हैं, डोंगफेंग 31 BJ मिसाइल और मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दिखाई गई। ये लैंड बेस्ड मिसाइल थी जिन्हें जमीन से छोड़ा जा सकता है। न्यूक्लियर हथियार ये कर सकती हैं। फिर सी बेस्ड हथियार भी थे, जैसे JL-3 मिसाइल जो सबमरीन से छोड़ी जा सकती है। एयर बेस्ड जिंगलेन 1 मिसाइल डिस्प्ले की गई। इसके अलावा अलग अलग हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स भी प्रदर्शनी में थी। ये खास तौर पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं। जो नए सैन्य उपकरण परेड में दिखे उनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने वाला HQ-19 हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर और अंडर वाटर व्हीकल भी शामिल थे। ये जो HQ-19 हम बता रहे हैं, इसी का एक पूर्वज पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ड्रोन तकनीक भी बड़ी संख्या में यहाँ नजर आई। इसमें टैंक्स पर लगाए गए ड्रोन प्लेटफॉर्म्स, एंटी ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम, ऑटोमेटेड ड्रोन और रोबोटिक डॉग्स शामिल थे। पैरों पर चलने वाले रोबोट ने भी सबका ध्यान खींचा। इसके अलावा LY-1 लेजर भी चर्चा का विषय रहा। बड़े बड़े नीले रंग की लाइट वाली इस मशीन की फोटो सोशल मीडिया में खूब शेयर हो रही है। चीन कहता है कि इस लेजर वेपन से ड्रोन्स को आसानी से नष्ट किया जा सकेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आसानी से जला सकता है। यहाँ तक कि उड़ते हुए फाइटर जेट पर इसे अगर डिस्प्ले किया जाए तो पायलट इससे अंधे भी हो सकते हैं। ये चाइनीज क्लेम्स हैं। इतने नए नए हथियार दिखाने के पीछे चीन का मकसद था कि इन्हें दुनिया के सामने लाया जा सके, ताकि चीन के हथियार और ज्यादा बेचे जा सकें।
बीबीसी के लिए एशिया कवर करने वाली पत्रकार टेसा वांग लिखती हैं कि आयोजन एक तरह का सेल्स पिच भी था। अब म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश तो पहले ही चाइनीज हथियार खरीदते हैं। चीनी हथियारों का एक विज्ञापन भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, उस दौरान भी हुआ। दूसरा बड़ा विज्ञापन इस परेड को मान सकते हैं आप। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, चीन चाहेगा कि रूस ये हथियार खरीदे जो देख रहा है। ईरान को अमेरिका और इजराइल से खतरा है, चीन चाहेगा कि वो चीन से हथियार खरीदे। इसी तरह दुनिया के दूसरे देश भी चीन से हथियार खरीदें, चीन की ये मंशा है। तो इस इवेंट ने जिनपिंग की छवि चमकाई, चीन के हथियारों का विज्ञापन हो गया। इसके अलावा 5 बड़े टेकअवेज हैं जो हमारे अध्ययन में समझ में आए हैं, वो आपको बताते हैं। नंबर 1, वेस्टर्न मीडिया गाहे बगाए खबर चला देता है कि जिनपिंग की पकड़ कमजोर हो रही है, उनका तख्ता पलट हो सकता है, जनता का उन पर विश्वास कम हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमने भी आपको इस तरह की खबरें पहले दिखाई हैं, उनको डिबंक किया था। हर बार ये दावे फूस साबित होते हैं। पर इस आयोजन के बाद मैसेजिंग बाहर भी गई है और चाइना में भी घर घर में गई है कि चाइनीज आर्मी मजबूत है, हवा पानी जमीन हर जगह से मार करने वाले हथियार चाइना के पास हैं। तो पहली बात यह कि जनता का यकीन अपने सुप्रीम लीडर पर और बढ़ा ही होगा, क्योंकि वो एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है, इस आर्मी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। दूसरा, जिनपिंग दुनिया को ये बताने में कामयाब रहे हैं कि हम दुनिया को साथ लेकर चलने के लिए रेडी हो रहे हैं। कमोबेश यही बात 2 दिन पहले उन्होंने एससीओ समिट के दौरान भी कही थी। परेड में जिनपिंग ने कहा कि हमें जंग और शांति के बीच एक का चुनाव करना होगा। चीन दुनिया को शांति की राह दिखाना चाहता है। हमारा अतीत बताता है कि हम दुश्मनों को चुनौती देने के लिए एकजुट हुए हैं। जिनपिंग ने एक बार फिर इस स्पीच में भी बुली शब्द का इस्तेमाल किया, जैसा वो अक्सर किया करते हैं। एससीओ वाली स्पीच में भी कई जगह ये जुमला इस्तेमाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरों पर धौंस जमाने वाले लोगों से नहीं डरते। कौन लोग हैं ये? हमेशा की तरह जिनपिंग ने किसी का नाम नहीं लिया, पर इशारा अमेरिका और उनके वेस्टर्न एलाइज की तरफ ही था। ये बात सभी समझ गए थे, तो मैसेजिंग यहाँ भी अच्छे तरीके से चलेगी। नंबर 3, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का दबदबा है। अमेरिका दशकों से इसे कम करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसके पास रामबाण की तरह पहले भारत हुआ करता था, पर ट्रंप की हरकतों के चलते अब हम उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी चीन भी गए थे, तो चीन ने एक तरह से अमेरिका को बता दिया कि अब इस रीजन में प्रभाव जमाने का ख्वाब आप भूल जाइए। एससीओ के बाद जो कसर रह गई थी, वो इस इवेंट ने पूरी कर दी। मिलिट्री ताकत और दर्जनों लीडर्स को देश में बुलाकर जिनपिंग इसमें कामयाब नजर आए। एससीओ में भी दर्जन भर से ज्यादा लीडर चीन आए थे, पर वो चीन का इवेंट नहीं था, एससीओ का था, जहां चीन का प्रभाव है। बेसिक फर्क आप ये समझ लीजिए कि मिलिट्री परेड में अगर आप इतने लीडर्स को बुला पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है, क्योंकि ये चीन के घर का कार्यक्रम था। एससीओ की तरह नहीं था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है जिसमें लोग आ जाएं। चौथा बिंदु एक्सिस ऑफ अपहीवल है। जैसा हमने शुरू में बताया कि इसमें चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान है। रूस पर यूक्रेन वॉर की वजह से प्रतिबंध लगे हैं, चीन पर ट्रेड वॉर की मार पड़ी है, ईरान पर परमाणु कार्यक्रम की वजह से प्रतिबंध है और नॉर्थ कोरिया पर उसके मिसाइल प्रोग्राम की वजह से रोक लगाई गई है। इसलिए ये देश आपस में व्यापार करते हैं। चीन ईरान और रूस से तेल लेता है प्रतिबंधों के बावजूद। रूस ईरान से ड्रोन खरीदता है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से लड़ने जाते हैं यूक्रेन में। यानी चारों देशों के बीच रिश्ते खराब नहीं है। हाँ, ये बात है कि चीन और रूस कभी कभार ईरान को पूरी तरह समर्थन देने में हिचकते हैं ताकि मिडल ईस्ट के दूसरे देश नाराज ना हो जाएं, पर फिर भी चारों के संबंध आपस में खराब तो नहीं है और चीन इन तीनों देशों के लिए इकोनॉमिक लाइफलाइन की तरह काम करता है। और फिर इन सबका कॉमन एनिमी तो आप जानते ही हैं कौन है, यूएस और वेस्ट। इसलिए गुट की अहमियत कुछ तो बढ़ ही जाती है। रक्षा मामलों के जानकार अलेक्जेंडर नील कहते हैं कि चीन इस परेड से अमेरिका को चुनौती सा दे रहा है। मानो अमेरिका से कह रहा है कि हमसे लड़ना है तो तीनों मोर्चे पर लड़ना होगा, कोरियन पेनिनसुला, ताइवान स्टेट्स और यूक्रेन। अब इसे अपहीवल क्यों कहा जाता है, आप खुद देख लीजिए। रूस ने भारत को तेल बेचा और बोला कि हम आपके नियमों में नहीं मानते यूएस को। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस चला ही रहा है, पूरी तरह एंटी अमेरिका है इनके एलाइज। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया पर एक तरह से चीन अपना आर्थिक वर्चस्व जमा रहा है। सिल्क रोड को वो रिवाइव करने में लगा हुआ है, काफी हद तक कर चुका है। फिर रूस और चीन के पास यूएनएससी में स्थायी मेंबरशिप भी है, वीटो पावर है। इस तरह से अमेरिका के डोमिनेंस वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें उथल पुथल लाने की क्षमता इन देशों में है। पांचवा बिंदु भारत से जुड़ा है कि इस गुट की एकजुटता को हमें कैसे देखना चाहिए। अमेरिका की दादागिरी मानने से हमने साफ साफ इनकार किया है। 50% टैरिफ खा रहे हैं हम अपने माल पे। हम दूसरे मार्केट दुनिया में खोज रहे हैं। एससीओ में चीन ने भारत को कह भी दिया कि हम प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, साझेदार हैं।
यानी नई दोस्ती की शुरुआत हो रही है। पर क्या हम अमेरिका के दुश्मन हो गए हैं? जवाब है नहीं। इंडियन एक्सप्रेस को भारत के अधिकारियों ने बताया है कि हमारी अमेरिका से बातचीत जारी है। बहुत संभव है कि कोई ना कोई उपाय निकल जाएगा। ट्रंप भारत के साथ जो कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी तो उसका विरोध कर ही रही है, ऊपर से मागा का विरोध भी अब इस पर बढ़ने लगा है। कहने की बात यह है कि भारत को संयम से काम लेना है, क्योंकि ट्रंप हमेशा नहीं रहेंगे और बिना अमेरिका के हमारा बड़ा नुकसान भी हो सकता है, न सिर्फ डिप्लोमेटिक लिहाज से बल्कि ट्रेड में भी। इसलिए भारत को जल्दबाजी में किसी ऐसे गुट का समर्थन नहीं कर देना चाहिए जो अमेरिका की बस मुखालफत ही करता हो। ऐसा करने से अमेरिका को हम एक परमानेंट दुश्मन बना सकते हैं। भारत का ऐसा कोई प्लान दिख भी नहीं रहा है, वो बैलेंस होकर कदम बढ़ाता नजर आ रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया में। तो ये था आज का राजदूत। इसे साजिद ने लिखा था और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।